विजय ठकराल शहर का नामी वकील था जिसने कत्ल के कई मुलजिमों को बरी करवाया था। एक विधवा की 16 साला बेटी को 3 लड़कों ने रेप के बाद कत्ल करके नहर में फेंक दिया था। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने उन तीनों मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। लड़कों के घर वालों ने विजय ठकराल को केस दिया तो उसने उन लोगों को विश्वास दिलाया कि आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, जवानी में बच्चों से अक्सर ऐसा हो जाता है, मैं इनको रिहा करवा लूँगा। वकील साहब ने उन लड़कों के घर वालों से 20 लाख रुपए लेकर अदालत में उन लड़कों को बेगुनाह साबित किया और बरी करवाया। अपनी कामयाबी के बाद वो अदालत से वापस जा ही रहा था कि विधवा विमला उसके सामने आई और विमला ने झोली उठाकर वकील साहब को बद्दुआ देना शुरू कर की। वकील ने मुस्कुराकर कहा कि आज बद्दुआएं देने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है। तेरी बद्दुआ बादलों से टकराकर ही वापस आ जाएगी। उसने उस विधवा विमला से हंसते हुए कहा कि जब अपनी बेटी की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकती तो उसे जन्म क्यों दिया। वो रोती हुई घर वापस गई और अपनी छोटी बेटी का गला दबाकर खुद भी खुदकुशी कर ली। 10 साल बाद वकील की बेटी की शादी हुई तो विजय ठकराल को शुरू से ही वकील बनने का शौक था। उसके गांव में एक वकील था जिसकी बड़ी सी गाड़ी थी और एक बंगला भी था। पूरे गांव में उस वकील के लोग बहुत इज्जत करते थे। विजय शुरू से ही उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उसने जिस परिवार में आँख खोली वो गरीब परिवार था। विजय का पिता उसे वकील के घर में नौकर था। एक दिन ऐसे उसने अपने पिता से पूछा कि वकील साहब के पास इतनी धन दौलत कैसे है। इसके बाद उसके पिता ने विजय को बताया कि बेटा, वकील साहब अपने क्लाइंट का केस लड़ते हैं और अपनी महारत से वो केस जीत जाते हैं। विजय अपने पिता से कहने लगा कि मैं भी बड़ा होकर वकील बनूंगा, पर उसके पिता ने विजय को नसीहत की कि बेटा, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं मगर मेरी एक बात याद रखना और इसको पल्ले से बांध लेना, हमेशा मजलूमों और गरीबों का साथ देना। जालिम का साथ देने वाला खुद भी जालिम होता है और जुल्म का अंजाम बुरा होता है। मैंने उस वकील के बारे में सुना है कि वो हर उस इंसान के साथ देता है जिसके पास पैसा हो, फिर वो सच्चाई पर हो या ना हो, इस बात की वो परवाह नहीं करता। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसा मत बनना। उसने अपने पिता से वादा किया कि मैं हमेशा मजलूमों का साथ दूंगा। इसके बाद उसके पिता ने विजय को समझाने के लिए गाँव के चौधरी का उदाहरण दिया। जब एक दिन गांव के गरीब किसान की बकरियां चौधरी की ज़मीन में चली गईं, चौधरी के नौकरों ने उसे बताया कि रामू की बकरियां आज फिर हमारे फसलों में चली गईं। ये सुनकर चौधरी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी गाड़ी निकाली और अपनी ज़मीनों की तरफ निकल गया। उसकी गाड़ी में 2-3 शिकारी कुत्ते भी थे। वहां जाकर चौधरी ने किसान की बकरियों पर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। कुत्तों की आवाज़ सुनकर किसान भाग आया और चौधरी साहब के कदमों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा और कहा कि साहब जी, मुझसे गलती हो गई। मेरा बेटा छोटा नादान था। मैंने उसे बकरियां चराने के लिए भेजा था, लेकिन वो उनकी देखरेख न कर सका और खेलने में लग गया। गलती से बकरियां आपके खेत में चली गईं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आपसे इस बात का वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मगर चौधरी ने किसान को लात मारकर दूर फेंक दिया और उसकी किसी बात का विश्वास न किया। शिकारी कुत्ते बेचारी बकरियों पर हमला करते रहे। 5 बकरियां मौके पर ही मर गईं, जबकि काफ़ी संख्या में किसान की बकरियां जख्मी हुईं। चौधरी वहां से वापस चला गया। मास्टर को जब इस घटना का पता चला तो सहानुभूति के लिए किसान के पास आया और कहा, कब तक चौधरी के अत्याचार को बर्दाश्त करते रहेंगे। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं उसके खिलाफ। ये सुनकर उसने इनकार कर दिया। कहने लगा कि पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है। अगर चौधरी को इस बात का पता चल गया कि मैं पुलिस स्टेशन गया था तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मास्टर साहब ने किसान से कहा कि आज अगर तुम जालिम के अत्याचार के सामने खड़े ना हुए तो कोई भी नहीं खड़ा होगा। अगर आज तुम चले गए तो कल को बाकी गांव वालों को भी ये जज्बा पैदा होगा कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं। चौधरी अपनी मर्जी से हम पर कैसे हम हुक्म चला सकता है। हम भी इंसान हैं और आज़ाद हैं। मास्टर साहब की बात को मानते हुए किसान मास्टर के साथ पुलिस स्टेशन चला गया और चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। थानेदार चौधरी का खास आदमी था। उसने चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, फिर किसान से कहा कि आप निश्चित होकर घर चले जाएं। मैं चौधरी के खिलाफ सख्त एक्शन लूँगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। लेकिन मास्टर साहब और किसान जैसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो पीछे से थानेदार ने चौधरी को फ़ोन किया और कहा कि आपके गाँव के 2 लोग आपकी शिकायत लेकर हमारे पास आए थे। चौधरी के पूछने पर थानेदार ने बताया कि एक मास्टर था और एक किसान था जिसकी बकरियां शायद आपके कुत्तों ने जख्मी की थीं। ये सुनकर चौधरी को बहुत गुस्सा आया। उसने मास्टर साहब और किसान को सबक सिखाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने मास्टर साहब का ट्रांसफ़र दूर के इलाके में करवाया, मगर ट्रांसफ़र करवाने से पहले उसने मास्टर साहब की खूब पिटाई की। अपने नौकरों से कहा कि मास्टर साहब का मुंह काला करके इसको गधे पर बिठा और पूरे गांव की सैर करवाओ। बेचारा मास्टर गधे पर बैठकर बेबस होकर आंसू बहा रहा था, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। हालांकि ये सब मास्टर के पढ़ाए हुए थे। जो सर झुकाए खड़े थे और सिर्फ तमाशा देख रहे थे।
इसके बाद चौधरी ने मास्टर साहब से कहा, देख ली अपनी शिक्षा का कारनामा। गांव के आधे नौजवान तुमसे शिक्षा हासिल कर चुके हैं, लेकिन तुमको इस हालत में देखकर भी वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और बाकी लोगों की तरह सब तमाशा देख रहे हैं। मास्टर साहब कि यहाँ शिक्षा की कोई कदर नहीं, बस पैसा और ताकत का खेल है। मेरे पास पैसा है और ताकत है, और इसे ताकत से मैं पूरे गांव को ख़रीद सकता हूँ। न सिर्फ गांव को ख़रीद सकता हूँ, बल्कि इनकी इज्जत, इनके आत्मसम्मान को भी ख़रीद सकता हूँ। गांव वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी गुलामी करते रहेंगे। इसके बाद चौधरी ने मास्टर साहब को गाँव से निकाल दिया। मास्टर साहब ने जाते समय गाँव वालों से आखिरी बार कुछ कहा कि जिस तरह आज तुम लोगों ने मेरा तमाशा देखा, कल एक एक करके तुम सब एक दूसरे का तमाशा देखोगे। जालिम के खिलाफ जितनी देर नहीं खड़े होगे, उतना ही ज़्यादा तुम लोगों को नुकसान होगा। इस घटना के बाद कोई मास्टर इस गांव में पढ़ाने के लिए ना आया और कई सालों से वो स्कूल वीरान पड़ा रहा। विजय ने जब ये सुना तो अपने पिता से पूछा, तो फिर चौधरी का अंजाम क्या हुआ। उसके पिता ने बताया कि कुछ समय बाद चौधरी को लकवे का अटैक हुआ था। इसके अलावा वो एक ऐसी बीमारी में घिर चुका था जिसकी वजह से वो पानी नहीं पी सकता था। हालांकि वो प्यासा होता, जब भी वो पानी पीता तो पानी सीधा पेट में जमा हो जाता और उसका पेट फूल जाता और उसे बहुत दर्द होता। बेटा, मैंने वो दौर भी देखा है जब कोई आदमी चौधरी के खिलाफ बोल नहीं सकता था। जो भी चौधरी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता तो वो उसे सबक सिखाता और उसे अत्याचार करता और दोबारा चौधरी के खिलाफ खड़ा ना हो पाता। मगर मैंने अपनी आंखों से उसका अंजाम भी देखा है। उसका ऐसा अंजाम देखकर हर कोई अपने कानों को हाथ लगाता था। इतनी धन दौलत होने के बावजूद वो ना कुछ खा सकता और ना ही पी सकता था, बल्कि जिंदा था, लेकिन गले में लगी की नालियां द्वारा खाना दिया जाता था और वो इस तरह तड़पते हुए बिस्तर पर 5 साल तक जिंदा रहा। मौत उससे रूठ चुकी थी। हालांकि वो मौत मांगता था, उसकी दर्द की आवाज़ें पूरा गांव सुनता था और सारे गांव वाले यही प्रार्थना करते थे कि ये जल्दी मरे ताकि हम चैन की नींद सो सकें। इसलिए मैं भी तुम्हें नसीहत करता हूँ, कभी जालिम मत बनना, ना ही जालिम का साथ देना, क्योंकि जालिम का साथ देने वाला भी जालिम ही होता है। विजय ने अपने पिता से वादा किया कि मैं हमेशा मजलूमों का साथ दूंगा। एलएलबी करने के बाद वो एक कामयाब वकील बन गया। थोड़े ही समय में उसने शोहरत कमा ली, इतनी शोहरत कि पूरा शहर उसके नाम को जानता था। गरीब फैमिली का बच्चा था, इसलिए शोहरत हजम नहीं ना कर पाया और विजय का दिमाग घूम गया। ज़मीन पर ऐसे चलता था जैसे पूरी ज़मीन उसकी है। न सिर्फ अकड़ कर चलता, बल्कि उसकी चाल में भी घमंड और अकड़ सबको नज़र आती थी। वो जानता था कि वो हर केस जीत जाता है। जब हद से ज़्यादा शोहरत मिली तब पिता की वो नसीहत भूल चुका था। बाप जिंदा होता तो शायद उसे अब भी नसीहत करता कि तू गलत रास्ते पर है। अंजाम से डरो, जिस अंजाम से हम सब बेखबर हैं। मगर कोई उसके पिता का देहांत हो चुका था। क्योंकि उसके पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए अब वो खुलकर पैसा कमाने लगा। शहर की अदालतों में लोगों की सबसे बड़ी साख एडवोकेट विजय ठकराल की ही थी। वो अपने क्लाइंट्स से लाखों की फ़ीस लेता। समय गुजरने के साथ साथ उसका रेट बढ़ता चला गया। उसकी फ़ीस वही लोग अफोर्ड कर सकते थे जो ज़्यादा पैसे कमाने वाले थे, जिन्होंने अपना पैसा गलत तरीके से कमाया था। वो कत्ल के मुजरिमों को नहीं, बल्कि और मुजरिमों को भी बरी करवा लिया करता था। विजय ठकराल के होते हुए शहर के मुजरिम सीना तान कर दंदनाते फिरते थे। उन्हें अब किसी तरह का डर नहीं था। वो जानते थे कि वो आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि विजय ठकराल को पैसा देकर वो केस जीत जाते थे। और एक दिन तो शहर के बड़े बुजुर्ग उसके पास आए और कहा, बेटा, समय बदल जाता है, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तुम भगवान से डरा करो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक शरीफ आदमी था, मगर तुमने कई मुजरिमों का केस लड़ा है, उन्हें बरी करवाया है। तुम इन जालिमों के साथ देकर उन्हें और ताकतवर बना रहे हो। विजय मुस्कुराकर कहने लगा, बाबा जी, अगर आप लोगों के पास पैसा है तो आए, मैं आप लोगों का भी केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, लोगों की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। उसने उन लोगों को वापस भेजा और कहा कि दोबारा मेरे बंगले पर तभी आना जब पैसा हो। उसने अपनी सिक्योरिटी गार्ड को भी ये बात समझा दी थी कि ऐसे लोगों को यहाँ बिल्कुल भी आने मत देना। ये जून का महीना था जब एक विधवा विमला की लड़की नहर के किनारे पानी भर रही थी। चौधरी का बेटा उस लड़की की ताक में था, मगर उसे सही मौका नहीं मिल रहा था। आज उसके पास मौका था कि वो लड़की को पकड़ सके। चौधरी का बेटा अपने दोस्तों के साथ लड़की के सामने आया, उसे गाड़ी में डाला और गाड़ी चला दी। चलती गाड़ी में उन्होंने लड़की की चीखों को छुपाने के लिए गाड़ी में साउंड सिस्टम तेज कर दिया था, ताकि किसी को भी शक ना पड़े। चलती गाड़ी में वो लड़की का रेप करते रहे। वो मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई उसकी पुकार नहीं सुन रहा था। पुलिस चौकी के पास से गाड़ी गुजरी तो पुलिस वालों ने देखा कि ये तो चौधरी का बेटा है, और उन्हें इस बात का भी पता था कि गाड़ी के अंदर एक लड़की मौजूद है। मगर इसके बाद भी उन्होंने लड़की की कोई मदद ना की, बल्कि मजाक में चौधरी के बेटे से ये भी कहा कि जब अच्छी तरह इस्तेमाल कर लेना तो बचा कुचा हमें भी चखा देना।
सब शराब के नशे में धुत थे और उनको इस लड़की की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था। लड़की को नोचते रहे। इसके बाद पुलिस की चौकी पर उसे फेंक कर चले गए। पुलिस वाले भी उसकी इज्जत के साथ खेलते रहे और फिर लड़की से कहा कि चुपचाप अपने घर चली जाओ, वरना तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को मार देंगे। लड़की ने चिल्लाकर कहा कि मैं अब खामोश नहीं रहूंगी, पूरे शहर में जाकर तुम लोगों की करतूत बताऊंगी। एक पुलिस वाले ने फ़ोन करके ठाकुर से कहा कि लगता है इस लड़की का डर ख़त्म हो चुका है, इसे अब मौत का भी डर नहीं। हमें इस बात का विश्वास है कि ये बड़े अधिकारियों के पास ज़रूर जाएगी। किसी मीडिया वाले के हत्थे चढ़ गई तो ना सिर्फ हमारी नौकरी हाथ से जाएगी, बल्कि ये तुम्हारे बारे में भी सब कुछ बता देगी। आजकल मीडिया का दौर है, हम तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, मगर तुम्हारा भाई इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। उसकी राजनीति भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस लड़की की वजह से तुम्हारे परिवार की बदनामी होगी। आप ही बताओ इस लड़की के साथ क्या किया जाए। ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा कि अगर वो निडर है तो फिर भी चिंता मुक्त हो जाओ, उस लड़की को मार डालो। ठाकुर के कहने पर पुलिस वालों ने उस लड़की को मारकर नहर में फेंक दिया। एक किसान अपने खेतों में पानी लगा रहा था। पानी में तैरती हुई लड़की की लाश उसे नजर आई। वो देखकर डर गया। किसान ने लड़की को पहचान लिया, क्योंकि उसकी माँ ने गांव के कई मजदूरों से अपनी लड़की को ढूंढने को कहा था। वो बेचारी गरीब थी, अखबार में अपनी बेटी की गुमशुदगी का इश्तिहार नहीं दे सकती थी, इसलिए गांव के कई लोगों से अपनी लड़की को ढूंढने को कहा था। किसान ने लड़की की लाश को पानी से बाहर निकाला, फिर उसकी मां को खबर कर दी। पूरा गांव लड़की के इस कत्ल पर हैरान था और साथ साथ परेशान भी थे, क्योंकि उनके अपने घरों में भी जवान बेटियां थीं। कुछ मीडिया के लोगों ने इस औरत का साथ दिया। फिर जांच पड़ताल करने पर ठाकुर के छोटे भाई और उसके 2 साथियों को जेल की सजा हुई। रेप के बाद लड़की को कत्ल करने के जुर्म में पुलिस वालों को भी पकड़ लिया गया। ठाकुर अपने भाई के लिए काफ़ी परेशान था, मगर उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है। उसने अपनी गाड़ी दौड़ाई और सीधा विजय ठकराल के बंगले पर जा पहुंचा। ठाकुर कहने लगा, बच्चे से गलती हुई है, जवानी में अक्सर ऐसा हो जाता है। अब जैसे ही वो जेल से आज़ाद होगा तो मैं उसकी फ़ौरन शादी कर दूंगा कि दोबारा ऐसी गलती ना करे। ये सुनकर विजय हंसने लगा और कहा, ठाकुर साहब चिंता करने की ज़रूरत नहीं, 20 लाख में आप लोगों का काम हो जाएगा। विजय ठकराल ने उस ठाकुर के भाई का केस लड़ा और अपनी चालाकी और दलीलों से वो केस जीतने में कामयाब हो गया। कत्ल का झूठा इल्ज़ाम एक मजदूर के बेटे पर लगाया, जो अक्सर उस नहर से अपनी ज़मीनों पर पानी लगाता था। भाई की रिहाई पर ठाकुर ने विजय को गले लगाया और उसे अपने घर पर दावत दी। कहा कि छोटे भाई की रिहाई की खुशी में आज एक जश्न मनाया जाएगा और आपको इस जश्न में ज़रूर आना है। विजय बड़े अच्छे मूड में अदालत से बाहर आ रहा था कि वो विधवा औरत उसके सामने आई और कहा कि भगवान से डरो, मेरी मासूम बेटी के कातिल पकड़े जा चुके थे, बजाय उनको फांसी के फंदे पर लटकाने के तूने उनको रिहा करवा दिया। याद रखना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। विजय ने उसे कहा कि अपने रास्ते पर चली जा, मेरा रास्ता मत रोक। विजय ने उस विधवा औरत का मजाक उड़ाया और कहा कि मुझे बद्दुआ देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बद्दुआ बादलों से ही वापस आ जाएगी, क्योंकि आज मौसम काफ़ी ख़राब है और आसमान साफ नहीं है। विमला रोती हुई वापस जाने लगी। विजय ने जाते जाते उस पर एक और कटाक्ष लगाया। कहा, अगर बेटी की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकती थी तो उसे जन्म क्यों दिया। ये वो बात थी जिसने उसका कलेजा जला डाला और वो रोती हुई अपने घर में चली गई। उसने अपनी छोटी बेटी का गला दबा दिया और इसके बाद खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर दी। विजय ठकराल ऐसे ही झूठे लोगों को जेल से आज़ाद करवाता रहा। अब तो हालात ऐसे थे कि बेकसूर बेगुनाह लोग जेल में थे और उनका कसूर ये था कि उनके पास पैसा नहीं था, जबकि मुजरिम और कसूरवार शहर में घूम रहे थे। उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं था। समय गुजरता गया और विजय के बुरे समय की शुरुआत उस समय हुई जब उसने शादी की। जिस मीडिया से उसने शादी की दूसरे दिन वो घर से भाग चुकी थी जिस औरत से उसने शादी की दूसरे दिन वो घर से भाग चुकी थी। मीडिया पर यह न्यूज़ चलने लगी कि मशहूर वकील विजय ठकराल की पत्नी उसे धोखा देकर शादी के दूसरे दिन ही घर से भाग गई। विजय अपनी पत्नी से बदला लेना चाहता था। ये समय था, उसने अपराध का सहारा लिया। उसने उन अपराधियों का सहारा लिया जिनको जेल से बरी करवाता था। कुछ गुंडों की मदद से वो अपनी पत्नी को ढूंढने में कामयाब हुआ। पत्नी और उसके यार को एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। विजय ने उस आदमी को मरवा दिया, जबकि अपनी पत्नी को खुद मारकर एक कुएं में डाल दिया। उसे आज भी अपनी ताकत पर घमंड था। उसके साथ बेवफाई करने का अंजाम सिर्फ मौत है। इसकी उम्र गुजरती जा रही थी और आने वाले दिन के साथ वो कमज़ोर हो रहा था। कुछ समय बाद उसने दूसरी शादी की। अपनी पत्नी को पहली पत्नी के बारे में बताया कि उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की थी और उसका अंजाम भी बताया। वो इसलिए ताकि दूसरी पत्नी घर छोड़ने की कोशिश भी ना करे। डर की वजह से दूसरी पत्नी ने घर से भागने की बिल्कुल कोशिश ना की। उसके घर बेटी हुई थी। बेटी जब जवान हुई तो बाप का मुंह काला करके घर से भागने के बाद साथ साथ नकदी और काफ़ी सारे गहने लेकर गई।
बेटी के भागने पर उसने अपनी पत्नी को अपने गुस्से का निशाना बनाया और उसे कसूरवार ठहराया कि तुम्हारी परवरिश में कमी थी। पत्नी ने रोते हुए कहा कि मेरी परवरिश में कोई कौन सी कमी थी, दरअसल बात यह है कि आपने अपने बच्चों को गलत तरीके से कमाकर खिलाया, पैसे की खातिर मजलूमों के बजाय अपराधियों का साथ दिया और उन्हें आज़ाद करवाया। आप कैसे सोच सकते हैं कि नाजायज़ कमाई से आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। बीवी के शब्द उससे बर्दाश्त न हुए। ये पहली बार था जब पत्नी ने उसे जवाब दिया था और विजय को उसका असली चेहरा दिखाया। उसने अपनी पत्नी को इतना मारा कि वो इतनी मार सह न सकी और वो दुनिया से चल बसी। बड़ी चालाकी से उसने अपने इस जुर्म को भी छुपा लिया। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां जब बड़ी हुई तो बाप के साथ रहने के बजाय दूरी कर ली। एक बेटी घर से भाग चुकी थी, दूसरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ और वो मर गई। तीसरी बेटी की शादी सेठ श्यामदास के उसी बेटे से हुई जिसने ठाकुर के छोटे भाई के साथ मिलकर विधवा औरत की बच्ची की इज्जत लूटी थी। बेटी कभी भी अपने बाप के घर न आई और उस अपने बाप को बुरा भला कहने लगी कि उसने ऐसे जालिम आदमी के साथ मेरी शादी क्यों की। बेटे शादी करके अमेरिका सेटल हो गए, मुड़कर कभी बाप की शक्ल न देखी। विजय ठकराल अब बूढ़ा हो चुका था और इतने बड़े बंगले में वो नौकरों के बीच अकेला रह गया था। पिछले दिनों उसका बड़ा बेटा पत्नी बच्चों के साथ अपनी साली की शादी पर इंडिया आया था। रिश्तेदारों ने उसे शर्मिंदा करके अपने पिता से मिलने के लिए मजबूर किया और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विजय से मिलने के लिए चला गया आया। इसके पिता के कमरे में बदबू आ रही थी क्योंकि वो उठकर टॉयलेट नहीं कर सकता था। नौकरों को आवाज़ देता तो वो अनसुनी करते थे और पेशाब बिस्तर पर निकल जाता। यूं वकील साहब इसी बदबूदार गीले बिस्तर पर जिंदगी गुजार रहे थे जब विजय का बेटा कमरे के अंदर आया तो नाक पर रुमाल रखकर बिना बाप से मिले वापस मुड़ गया, क्योंकि अब वकील साहब की आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी और कुछ नजर नहीं आता था। विजय का बेटा बाहर गया और सिक्योरिटी गार्ड को कुछ समझाया और उसे कमरे के अंदर भेज दिया। खुद नाक पर रुमाल रखे दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर बाप को प्रणाम किया और अपनी जगह नौकर को आगे बढ़ा दिया। नौकर ने जाकर बूढ़े वकील को गले से लगाया। विजय बेचारा नौकर को ही अपना बेटा समझकर चूमता रहा। इसके बाद बहू और बच्चों की बारी आई तो ऐसे ही बहू और बच्चे भी चौखट पर खड़े रहे और नौकर और उनके बच्चे वकील साहब की बहू और पोतियां बनकर विजय से मिलते रहे। वकील साहब उन्हें अपना खून समझकर प्यार करते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट विजय का बेटा घर में रुका और फिर निकल गया और विजय ठकराल जो कभी एक नामी वकील था आज ऐसे ही अकेला बेबस पड़ा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।